वेक्टर्स में नेक्स्ट हमें समझना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हमें फिजिक्स में बहुत बार हमारे कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई होने से बन रहे हैं, और जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड हैं आपस में वो वेक्टर्स हैं। देखो, कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट स्केलर है। स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है नहीं, तो मास स्केलर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स, और फोर्स क्या है? वेक्टर। तो व्हेन any scalar multiplied to scalar, result is a scalar. When any scalar multiplied to a vector, result is a vector. मैंने एग्जांपल दिया = ma. But if a vector multiplied to a vector, मतलब फिजिक्स में ऐसा है, हमें ऑब्जर्व ऐसा होता है बहुत सारी क्वांटिटीज में, तो when vector multiplied to a vector, then we have two possibilities. Either the result is a scalar or result is a vector. तो एक मेथड सा देखो, वेक्टर टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो एक टूल है, मैथमेटिकल टूल ही है ये भी। तो इस बात को एज क्वेश्चन माइंड में मत लेकर आना कि ऐसा क्यों है कि किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कभी स्केलर होता है कभी वेक्टर होता है। वो फिजिक्स के फॉर्मूलाज हैं जहां हमें ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि कहीं हम दो वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन से जो रिजल्ट बन रहा है वो स्केलर है और कहीं वो एक वेक्टर है। तो यहां हम एज टूल समझ रहे हैं कि जब उनका प्रोडक्ट स्केलर है तो वो क्या लॉ फॉलो कर रहा है, हाउ दैट रिजल्ट इज टू बी डिटरमिन्ड, और जब उनका रिजल्ट वेक्टर है तो जो रिजल्ट है वो कैसे फाइंड आउट करना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में वी हैव टू टाइप्स। वन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स जब आपके पास दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इन ए स्केलर क्वांटिटी, तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट है। इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली मैथ्स में आप मल्टीप्लिकेशन के लिए दो साइन यूज करते हैं, या तो डॉट 3.4 मीन्स 3 इज मल्टीप्लाइड टू 4, या आप क्या लिखते हैं 3 into 4 यानी क्रॉस। तो ये दो टाइप को यहां अलग से नेम दे दिया है, एक सिस्टम बना लिया है कि जब रिजल्ट स्केलर होगा तो हम वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये किस केस में? जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो जैसे दो वेक्टर्स हमने ऐड करने थे, सब्ट्रैक्ट करने थे, तो हमने एज्यूम किया कि लेट देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो ऐसे ही जिन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेट दे आर ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पहली बात इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड इक्वल होता है मॉड ए मॉड बी और साथ में कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ऑलवेज। तो ये बात हमने यहां से एज रूल फिजिक्स में यूज करते रहना है। जहां भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर होगा तो उस स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू, जैसे फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज वर्क।
फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज वर्क। तो उस केस में फोर्स वेक्टर एस वेक्टर में एंगल देखा जाएगा। मान लो फोर्स है 10 न्यूटन और एस है 5 मीटर और थीटा है 60 डिग्री। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? तो 10 इंटू 5 कॉस थीटा कॉस 60। तो ये हम इस तरह से यूज करते रहेंगे। मॉड ए क्या है? मैग्नीट्यूड। मॉड बी क्या है? मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा क्या है? एक वैल्यू। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है? एक मैग्नीट्यूड। अब यहां से इस डेफिनेशन से एक बार ये समझें कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी 0 होगा। वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा अगर एंगल 90 डिग्री है, और अगर एंगल 0 डिग्री है तो ए डॉट बी सिर्फ ए बी होगा। जब मैं ऐसा ए बी लिखता हूं तो मतलब है कि मैं मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूं। मैंने ऊपर एरो नहीं लगाया ना, तो ये मैग्नीट्यूड्स है। जैसे अगर 10 न्यूटन 5 मीटर एंगल 0 तो वर्क इज 10 इंटू 5 दैट इज 50। और ऐसे ही अगर थीटा 180 है तो क्योंकि कॉस 180 क्या होता है? -1। तो उस केस में ये ए डॉट बी बन जाएगा माइनस ए बी। ए डॉट बी बन जाएगा माइनस ए बी। तो ये सारी बात याद रखनी है। लेकिन अभी हमने लास्ट क्लास में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से ये चीज क्लियर है कि वेक्टर हो सकता है कभी कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो। जैसे हम वेक्टर डायग्राम पर तो एडिशन कर ही सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर गिवन थे ए या बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कंपोनेंट फॉर्म में भी हो जाता था। आई कैप होना है, जे कैप होना है, के कैप होना है। तो ऐसे ही स्केलर डॉट प्रोडक्ट का ये मेथड हमने समझ लिया। बट अगर हमें वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, तो हमें मल्टीप्लिकेशन में, जैसे आप समझें कि इफ वेक्टर ए इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और वेक्टर बी जो है ये है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो a डॉट बी जब लिखेंगे तो जैसे कंपोनेंट फॉर्म में ए बी गिवन हो और हम प्लस या माइनस करते हैं तो सिंपली साइन के साथ वो ऐड सब्ट्रैक्ट होते जाते हैं। तो ऐसे ही जब ये कंपोनेंट फॉर्म में है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही हमें लिखना है। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि ये दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होंगे तो इससे ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर इससे ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, इससे ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में साइन लगाना पड़ेगा डॉट, और डॉट का जो मेथड सीखा है वो मेथड हम यूज करेंगे। तो पहले ए डॉट बी में a1 i कैप, यानी आप चाहें तो एक बार ऐसे लिख लें कि ये दोनों को ऐसे लिख लिया डॉट, ठीक है। ये क्या है? ये है इक्वल a1 i कैप। पहले इसके साथ इसको करना, फिर इसको करना, फिर इसको करना। a1 i कैप डॉट a2 i कैप प्लस a1 i कैप डॉट b2 j कैप प्लस a1 i कैप डॉट c2 k कैप। इसके साथ तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब प्लस b1 j के साथ तीनों को करना, तो b1 j कैप डॉट a2 i कैप, b1 j कैप डॉट b2 j कैप, b1 j कैप डॉट c2 k कैप प्लस c1 k कैप से तीनों को करना, तो c1 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस c1 k कैप डॉट b2 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट c2 k कैप। ये आपके पास
सब रिजल्ट। अब जहां जहां जैसे आई कैप ये वेक्टर है और ये जे कैप है, तो क्लियरली ये दो वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे ही आई कैप डॉट के कैप, मतलब उससे समझ आता है कि दो वेक्टर्स ये एक्स एक्सिस का वेक्टर है, जेड का वेक्टर है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं डॉट मेथड से। तो अगर एंगल 90 है तो डॉट क्या होता है, 0। तो यहां से आपके पास, और ये आई कैप और ये आई कैप, इन दोनों वेक्टर्स में एंगल क्या है, 0। तो इनका मैग्नीट्यूड A1, इसका A2, तो इसका रिजल्ट आएगा A1 A2। तो यहां से आपके पास A डॉट बी सॉल्व हो रहा है। इस पूरे ब्रैकेट का आंसर है A1 A2। ठीक है, आप समझ लीजिए कैसे। ये आपके पास 0, ये भी 0, तो ये क्या बचा, A1 A2। ऐसे यहां आ जाइए, ये 0, ये 0 बचा, B1 B2। ऐसे यहां आ जाए तो ये 0, ये 0, और ये क्या बचता है, C1 C2। तो ये आपके पास A डॉट बी। तो इस तरह से A डॉट बी भी सॉल्व हो गया। और इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए कि आई जे के में ये गिवन है, तो A डॉट बी क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अच्छा ध्यान रखना है कि ये A1 A2 ना आई कैप के कोफिशिएंट्स हैं। कभी कभी ना क्वेश्चन में आई कैप यहां मत लिखो, यहां लिख दो, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। आई कैप मल्टीप्लाई होगा A1 A2, जे कैप और के कैप। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कंपोनेंट फॉर्म में हमें वेक्टर्स दे करके कॉमनली हमें इस तरह से क्वेश्चंस, या फिजिक्स में एप्लीकेशन भी होता रहता है बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर, कि दो वेक्टर्स हमारे पास कहीं हैं और हमें ये चेक करना पड़ जाता है कि क्या ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्या इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो ये डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स का जो कंपोनेंट फॉर्म में हमने लिए, उनका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वहां से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखें इस एग्जांपल। जैसे वेक्टर ए गिवन है 2i कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी गिवन है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। और क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो यहां से a डॉट बी, इफ a वेक्टर is perpendicular to vector b implies a dot b is 0, और a dot b 0 means 4 i कैप मल्टीप्लाई होना 8, ये है -2 और ये है +a, तो ये बनता है -2a। ये है -2 और ये है 1, तो ये है -2 इक्वल टू 0 gives you 6 equal to 2a gives you a equal to 3। ठीक है, a equal to 3। इसी तरह से
दो वेक्टर्स दे करके, जैसे यहां हमने ये कंफर्म किया, एक तरह से हमने इसकी हेल्प से कंफर्म कर लिया कि एंगल जो है इनके बीच में 90 डिग्री है, तो ये 0 हुआ। यानी कहीं वेक्टर्स, मान लो ये एक गिवन होता और हमें चेक करना होता कि आप बताएं कि ये एंगल 90 है या नहीं है, तो भी हम इसे चेक करते कि अगर ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 है तो 90 है, और अगर नहीं है तो 90 नहीं है, कुछ और है। लेकिन वो कुछ और क्या है वो भी हम इसी डॉट के कंसेप्ट को लगा करके ढूंढ सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये एक केस गिवन है कि वेक्टर A इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर B इज माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो पहले सपोज ये चेक करना है कि वेदर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और नॉट, तो आप चेक करें, ये 1 है, ये -1 है, तो -1, ये 2 है, ये 1 है, तो +2, ये -1, ये -2, तो ये +2, ये चेक करें तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब ये है कि वेक्टर A और वेक्टर B म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो व्हाट इज द एंगल, between वेक्टर A एंड वेक्टर B, ये सॉल्व करना। तो देखो, अगर A डॉट B हम बात करें तो ये होता है मॉड A मॉड B cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो हमें ढूंढना है। तो A डॉट B क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी कि -1 +2 +2, और मॉड A क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। ये -1 से कंफ्यूज नहीं होना, -1 का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाना है, तो सब प्लस ही लिखा जाता है हमेशा, मैग्नीट्यूड्स हैं ये माइनस ना डायरेक्शन के लिए है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। व्हाट इज मॉड B, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये है, तो यहां से आपके पास 3 इक्वल टू, ये है √6 cos थीटा, जिसका मतलब है कि cos थीटा इज 3/6 implies cos थीटा इज 1/2, जिसका मतलब है कि थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। तो यहां से आप समझे कि अगर A वेक्टर B वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो एंगल थीटा ये होना है cos इनवर्स A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B। ठीक है, यानी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं ये चेक हो जाता है, प्लस साथ में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा, एक और केस देखें। समटाइम्स हमें ना एक जनरल सा एक पॉइंट, जैसे ये A और B गिवन था, इसमें ये प्रोडक्ट नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, ये A और B गिवन है, और हमें कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड ए वेक्टर which has magnitude of vector B and direction of vector B and direction of vector A। तो ये इसका मीनिंग क्या, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर।
जैसे मैं एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड b का है, यानी मॉड b टाइम्स मैं लिखूं a कैप, मॉड b टाइम्स a कैप, तो ये क्या बनता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो b का है लेकिन डायरेक्शन a वेक्टर की है। तो व्हाट इज मॉड b? मॉड b सॉल्व हो सकता है, बट व्हाट इज a कैप? तो हमने पहले किसी क्लास में डिस्कस किया था कि एनी वेक्टर a कैन बी रिटन एज मॉड a टाइम्स a कैप, यानी किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो a कैप आपके पास a वेक्टर बाय मॉड a है, तो ये मॉड b a कैप इज a वेक्टर बाय मॉड a। ठीक है, तो a वेक्टर तो पता है, ये लिख लेंगे एज इट इज। ये क्या है? मॉड b, और ये क्या है? मॉड a। व्हाट इज मॉड b? तो मॉड b आपके पास है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। एंड व्हाट इज मॉड a? मॉड a इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, और ये होल मल्टीप्लाइड बाय क्या? a वेक्टर। व्हाट इज दैट? i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो जैसे हमने कंपोनेंट्स बनाने सीखे तो उसमें क्या सीखा कि मान लो ये है वेक्टर a और ये कोई डायरेक्शन है जिसके साथ यहां एंगल थीटा है, जैसे वहां अल्फा बीटा गामा डिस्कस किया था ना। तो किसी भी वेक्टर का किसी एक डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा हो और आपको इस वेक्टर का कंपोनेंट इसी की डायरेक्शन में चाहिए, तो ये कंपोनेंट आपके पास लेंथ वाइज मैग्नीट्यूड वाइज ये मॉड a कॉस थीटा होगा। ठीक है ना। अब मान लो ये एक्स एक्सिस है तो आप साथ में इस डायरेक्शन क्या लिख देते हो? यूनिट वेक्टर। व्हाट इज दैट? आई कैप। यानी ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाया तो उसका मैग्नीट्यूड बना मॉड a कॉस थीटा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, और अगर मुझे इसको एज वेक्टर लिखना है तो इस मैग्नीट्यूड को इस डायरेक्शन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है कि एक ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, ठीक है, और क्वेश्चन है फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। तो अगर a और b में एंगल थीटा है तो मॉड a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b एंड इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कंपोनेंट। तो आपका आंसर क्या बनेगा? मॉड a cos थीटा टाइम्स इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। व्हाट इज दैट? इट इज b कैप। मॉड a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय b कैप। तो अब ये जो बात यहां डिस्कस हुई इस पर हमें देखो कैसे क्वेश्चन आ जाता है। हमें ऐसा फिगर दिया ही नहीं है, हमें क्या दिया है? हमें वेक्टर a दिया है कंपोनेंट फॉर्म में। वेक्टर a इज गिवन 3i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर b इज गिवन i कैप प्लस j कैप। हमें ये तो एक्सप्लेन किया मैंने, बट हमें बस ये गिवन है कि वेक्टर a ये है, वेक्टर b ये है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। तो इसका आंसर तो ये होना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? मतलब आपका आंसर तो ये है, योर आंसर इज मॉड a cos थीटा टाइम्स b कैप।
और हमें ए भी ऐसा गिवन है। अब फ्रॉम ए डॉट बी विच इज मॉड ए मॉड बी cos थीटा, a dot b by mod b is what? mod a cos थीटा। ठीक है ना? तो यहां से ये आपके पास a डॉट b बाय mod b है। ये कंप्लीट टर्म ये आ गई। नाउ व्हाट इज b कैप? b कैप होता है b वेक्टर बाय mod b, b वेक्टर बाय mod b। तो ये आपके पास a डॉट b अपॉन mod b स्क्वायर टाइम्स b वेक्टर, ये सॉल्व हुआ। ठीक है। नाउ व्हाट इज a डॉट b? a डॉट b इज 3 into 1 plus 2 into 1। what is that? 3 plus 2, it is 5। तो यहां पर लिख देंगे 5। एंड व्हाट इज mod b? mod b is 1 square plus 1 square under root, that is root 2। so what is mod b square? answer is 2। mod b square is 2। तो ये आपके पास 5/2 टाइम्स b वेक्टर। what is b वेक्टर? i कैप प्लस j कैप। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। अच्छा, ऐसे एक बात समझो, यहां पर जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन था, तो वेक्टर ए और बी का जो प्लेन है, ये मॉड ए कॉस थीटा इसी प्लेन में आया ना। तो इस प्लेन में देखो, कंपोनेंट जब ये बना है तो इसी प्लेन में एक दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा। समटाइम्स ये भी क्वेश्चन होता है कि आप ये कंपोनेंट ढूंढिए, यानी वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, क्वेश्चन है फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए। कैसे बनेगा क्वेश्चन? वो फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए, component of A in the direction perpendicular to vector B and coplanar with A and B, coplanar with A and B। तो ये क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आप ये वाला कंपोनेंट पूछ रहे हो। अब हमारे पास डॉट मेथड में ये मॉड ए कॉस थीटा था। अगर इसकी बात करें तो बनेगा मॉड ए साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा का तो हमारे पास यहां से कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस वेक्टर, ये वेक्टर ए था, राइट, और ये कोई वेक्टर बी था, और इस वेक्टर ए के जो दो कंपोनेंट बने, सी वेक्टर और डी वेक्टर, जो कि रेक्टेंगुलर हैं, तो कंपोनेंट फॉर्म होने की वजह से ए वेक्टर को सी प्लस डी तो लिखा ही जा सकता है ना। तो इसमें सी वेक्टर वो कंपोनेंट है जो इन दी डायरेक्शन ऑफ बी है, और डी वेक्टर वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू बी है, और साथ ही साथ ए बी के साथ कोप्लेनर भी है। तो आपको सी वेक्टर ढूंढना आ गया कि सी वेक्टर का आंसर ये था। व्हाट इज सी वेक्टर? सी वेक्टर इज, एक्चुअली सी वेक्टर ये है मॉड ए कॉस थीटा बी कैप, लेकिन मॉड ए कॉस थीटा बी कैप फर्दर सॉल्व किया तो ये बना ना। तो सी वेक्टर क्या है? ये है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर। ये सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर अगर ढूंढ लिया है तो वेक्टर ए गिवन था ना, जैसे देखो ए गिवन था, बी गिवन था, और हमने ए बी से फर्दर ये बना लिया, यानी हमने गिवन वेक्टर से वेक्टर सी सॉल्व कर लिया,
और वो वेक्टर सी है 5/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। अब मान लो कि हमें सी के साथ साथ डी भी ढूंढना है, तो डी के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस बेसिक एक्सप्रेशन को यूज करना है। नाउ वेक्टर ए इज नोन टू यू 3i कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर सी इज नोन टू यू 5/2 आई कैप प्लस 5/2 j कैप। तो अगर आपको वेक्टर डी चाहिए तो वेक्टर डी इक्वल होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, यानी वेक्टर डी मैं यहां लिखूं इसी की टर्म्स में, ये होगा वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी बाय मॉड बी स्क्वायर टाइम्स बी वेक्टर। तो ये सब बेसिक बात, इसको कुछ याद नहीं करना है, आप बेसिक सारे कंसेप्ट को समझें। बेसिक बात ये थी कि जब मुझे ए का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर बी की डायरेक्शन में चाहिए तो इफ एंगल इज थीटा तो ये होता है मॉड ए कॉस थीटा बी कैप। लेकिन हमें ए बी दोनों गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, तो मॉड ए तो नोन है, ऐसे बी कैप भी नोन है। बी कैप क्या है? बी वेक्टर बाय मॉड बी, लेकिन कॉस थीटा नोन नहीं है। तो कॉस थीटा हमने पहले समझ लिया कैसे ढूंढना था, तो हमने वो पूरी सारी बात को यहां यूज किया और यूज करके ये सी सॉल्व हो जाता है। अब इन एडिशन टू सी समटाइम्स ऐसा स्टेटमेंट दे करके कि आप वेक्टर ए का वो कंपोनेंट फाइंड आउट करें जो बी के परपेंडिकुलर है और ए बी के साथ कोप्लेनर भी है, का मतलब आप ये डी पूछ रहे हो। तो अगर खाली डी भी पूछा है तो भी पहले आपको सी सॉल्व करना पड़ेगा। सी सॉल्व करने के बाद फिर वेक्टर ए में से वेक्टर सी सब्ट्रैक्ट होगा और डी आएगा। वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में है, वेक्टर सी कंपोनेंट फॉर्म में सॉल्व होता है, तो बड़ी इजीली ए माइनस सी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये वो केस है जहां दो वेक्टर्स, इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, जहां दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर ही है। यानी वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, तो रिजल्ट है वेक्टर सी। यानी सी का अपना कोई मैग्नीट्यूड होगा, अपनी कोई डायरेक्शन होगी। तो रूल ये है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर सी जो इनका रिजल्ट था उसका मैग्नीट्यूड, वो हमेशा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। यानी अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि साइन 0 0 है और साइन 180 भी 0 है। हाँ, अगर 90 हो जाए थीटा तो साइन 90 इज 1, तो उस केस में मॉड ए मॉड बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक वेक्टर है तो हमने यहां मैग्नीट्यूड अभी एक्सप्लेन किया है, तो हमें सी वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए रूल ये है कि वेक्टर ए और बी जिस भी प्लेन में होते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स ना हमेशा एक प्लेन में आएंगे, वो जिस भी प्लेन में होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर
जो है सी की डायरेक्शन होती है। यानी जैसे अगर ये ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड में ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इन दो वेक्टर्स में ही एंगल है थीटा। तो इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ए और बी है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ए और बी है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड होगा, जो परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड होगा। यानी वेक्टर सी एंड वेक्टर सी हैज डायरेक्शन, वेक्टर सी हैज डायरेक्शन perpendicular to the plane of vector A and vector B. Vector C has direction perpendicular to plane of vector A and vector B. और परपेंडिकुलर भी, जैसे इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर आपके पास ना दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक है आउट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, यानी अगर मैं इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन मानूं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है जेड है, बट जेड एक्सिस अलोन हैज टू डायरेक्शंस, वन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये परपेंडिकुलर है तो ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर में क्या मैं इसको आउटवर्ड या इनवर्ड, सी वेक्टर को हम कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, तो उसके लिए भी एक रूल है। ये वेक्टर डायग्राम है जिसमें ए और बी शोन है। तो आप जैसे ए क्रॉस बी में ए पहले लिखा है ना, बी बाद में लिखा है, तो जिस ऑर्डर में ये मल्टीप्लाई हो उस ऑर्डर में आप जो शोन या गिवन वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स का उस ऑर्डर में, जैसे इस प्लेन में मैं ए से बी की तरफ चलूं, पहले ए है फिर बी है ना, तो ए से बी की तरफ चलो, यानी जिस ऑर्डर में वेक्टर्स मल्टीप्लाइड हैं उस ऑर्डर में आप सेंस ऑफ रोटेशन देखो क्या बनती है। जैसे ए से बी सेंस बनती है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो ये ए क्रॉस बी ना होकर के बी क्रॉस ए होता, बी पहले ए बाद में, तो बी क्रॉस ए में तो बी से ए सेंस बनती क्लॉकवाइज। आप वेक्टर्स को जहां से व्यू कर रहे हो तो व्यू करते हुए जो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या सेंस ऑफ रोटेशन बनाता है, वो डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन जो नॉर्मल टू प्लेन है वो आउटवर्ड है या इनवर्ड है। अगर तो वो सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनती है, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है आउटवर्ड नॉर्मल, और अगर ये बनती है क्लॉकवाइज तो वो होता है इनवर्ड नॉर्मल। यानी ए और बी में एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज ए क्रॉस बी है नॉर्मल टू द ब्लैक बोर्ड बट आउटवर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी बट आउटवर्ड। बट अगर मुझे लिखना है बी क्रॉस ए तो ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी है बट नॉर्मली इनवर्ड। अरे बात समझ में? तो इस पूरी बात को एज रूल हमें याद रखना है। इफ ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी makes anti-clockwise sense implies C vector is normally outward, normally outward। अब अंडरस्टूड है कि आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी बोला जा रहा है, लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन makes clockwise sense,
क्लॉकवाइज है तो ये सी वेक्टर इज नॉर्मली इनवर्ड। ठीक है, ये बात आपने एज रिजल्ट याद रखनी है। यानी यहां से आप समझें कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अगर आप पूछें तो ये है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, और अगर यहां से चेक करें तो एक आउटवर्ड है तो एक इनवर्ड है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो ये लिखा जाएगा कि ए क्रॉस बी जो है ये नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए है। ए क्रॉस बी जो है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिंपल सी बात समझे। ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल क्या है तो आंसर है 90 डिग्री। ए क्रॉस बी और बी में एंगल क्या है तो आंसर है 90 डिग्री। यानी ए क्रॉस बी का अगर ये एक वेक्टर है, इसका अगर ए वेक्टर से ही डॉट ले लिया जाए तो आंसर है 0। ए क्रॉस बी, एक जनरल सी बात समझो जैसे ए और बी ये अगर पैरेललोग्राम पूरा कर देते हैं तो ए प्लस बी ये डायगोनल होता है। और यहीं से समझो कि अगर मुझे ए माइनस बी लिखना होता तो क्या करना था, ए प्लस माइनस बी। ठीक है, माइनस बी क्या होता है, माइनस बी ये होता है, और माइनस बी और ए एक ही ऑर्डर में आ जाते हैं तो ये ऐड होते हैं तो ये बन जाता है। यानी ए वेक्टर बी वेक्टर एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स अगर हैं तो ए प्लस बी उन दोनों के बीच वाला डायगोनल होता है और ए माइनस बी जो है वो दूसरा डायगोनल होता है। तो समझने की बात यह है कि ए और बी को ऐड करके जो सी मिलता है वो ए और बी के प्लेन में ही होता है। ए माइनस बी करने से जो डी मिलता है वो भी ए और बी के प्लेन में ही होता है। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी कि वो ए के भी परपेंडिकुलर है, वो बी के भी परपेंडिकुलर है, वो ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है, वो ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर है। ये सब बातें एज स्टेटमेंट आती रहती हैं। द सम ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट, आंसर इज 90 डिग्री। What is the angle between the difference of two vectors and their cross product? Answer is 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जिन दो वेक्टर्स में एंगल होता है उनका डॉट 0 होता था। तो यहां से as A cross B is perpendicular to plane of A and B implies A cross B is perpendicular to A vector A माइनस डी। ठीक है,
तो इससे डॉट 0, तो ऐसे ही अगर B से डॉट पूछो तो ये भी है 0। ऐसे ही अगर इससे आप डॉट पूछेंगे तो ये भी डॉट 0 है, और ये डॉट, तो ये डॉट भी 0 है। अरे समझ में? तो ये ऐसी जनरल सी सब बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे लिंक होती हुई, तो ये सब बात भी ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि ए और बी को लेकर के पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए तो आपके पास ए प्लस बी एक डायगोनल होता है और ए माइनस बी दूसरा डायगोनल होता है। बल्कि ये जो फिगर बनी है एक पैरेललोग्राम, तो जो ज्योमेट्री में हमारे पास जनरल रिजल्ट्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं कि एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। रोम्बस का मतलब होता है, देखो वैसे पैरेललोग्राम एक फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, बट रोम्बस एक फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स तो पैरेलल इक्वल ही हैं, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं, यानी चारों साइड्स रोम्बस में इक्वल होती हैं और अपोजिट पैरेलल होती हैं। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। बट पैरेललोग्राम होने के लिए ये कंडीशन नहीं है कि एडजेसेंट को इक्वल होना है। अरे समझ में? तो इस वेक्टर डायग्राम में क्या बोलेंगे कि अगर सम ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स, इट इंप्लाइज दैट द टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड्स। ये दोनों साइड्स अगर इक्वल होंगी तो ये एक रोम्बस होगा, और रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको वेक्टर्स की टर्म में क्या लिखेंगे कि इफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, इफ a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस b, it implies that mod a is equal to mod b। आ रहे हो समझ में? और अगर कहीं ये फिगर ऐसी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी लेंथ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी है, तो ये फिगर एक रेक्टेंगल हो जाएगी। यानी उस केस में वेक्टर a और वेक्टर b म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी ये सब बात ना एज स्टेटमेंट लिख दी जाती है, तो आप समझे सारी बात को। अगर ऐसा लिखा है कि वेक्टर a प्लस बी mod is equal to vector a minus b mod, it implies vector a is perpendicular to vector b, vector a is perpendicular to vector b। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में बेसिक मेथड समझने के बाद ये डिस्कस किया था कि अगर वेक्टर a वेक्टर b आई जे के की फॉर्म में गिवन हो तो a डॉट b क्या बन जाता है, सॉल्व करके रिजल्ट आया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या बन जाता है। हमें वो एक्सप्रेशन बना करके याद कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।